देखिए, एक तो बात है कि पीओजे के जी वो इंटीग्रल पार्ट है, जी मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर, हाँ जी। ठीक है। और 1994 फरवरी का एक रेजोल्यूशन है भारतीय जो पार्लियामेंट का, संसद का, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ अगर कोई आउटस्टैंडिंग इशू है वो पीओजेके को वापस लेना है। तो डेफिनेटली अगर वो उसने गैर कानूनी तौर पर हमारा जो है कब्जे में किया हुआ है, या इसने जो ये जो है अपना अक्साई चीन वगैरह उसने किया हुआ है, अपने चाइना ने किया है, तो अल्टीमेटली जहाँ भी हमारी भूमि के ऊपर गैर कानूनी कब्जा है तो वो तो वापस आएगा ही। तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका है जो डिप्लोमेसी है, इसकी ट्राई हो रही है, सब कुछ हो रही है। तो अगर मान लो पे नहीं जो है होता है तो मिलिट्री भी तो एक ऑप्शन रहता ही है, क्योंकि ये तो हमारी मिलिट्री आर्मी जो है उसका रोल ही यही है कि भारत की जो सीमाएं हैं उनको सुरक्षित करना। बाकी है, आप देखें जिस प्रकार से अभी पाकिस्तान में सोच बन रही है, आज शायद मोदी में जम्मू कश्मीर यहाँ पर इतने लोग जितने होंगे, पाकिस्तान में काफ़ी लोग हैं जो मोदी जी को सराह रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, ये जो पार्टीशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, फिर जो विभाजन हुआ था ये भी अननेचुरल था। और पीओजेके में बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं। आपने सुना होगा पीछे कि वहाँ पर जो है कारगिल में कह रहे थे, और वो कह रहे थे गिलगित वाले, कारगिल का रास्ता खोलो, वहाँ जाएंगे। तो ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और मैं खुद जो है पाकिस्तान गया हूँ, पाकिस्तान में हम मीरपुर में गए थे, तो हमने देखा कि वहाँ जिस प्रकार से जो है लोगों के हालात हैं, वहाँ की इकोनॉमी है, जिस प्रकार से लोग जो हैं वहाँ पर पीड़ित हैं, तब तो इतना नहीं था, लेकिन आज इतना ज़्यादा होगा था, मुशर्रफ थे तब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। पहले तो आपने हमें पिछले 2 एपिसोड्स में बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज का पॉडकास्ट पे पहला होगा एपिसोड जिसमें हमने पॉलिटिकल लीडर के साथ बात की है। आज का पॉडकास्ट हम जिनके साथ करने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर निर्मल सिंह। वो जम्मू एंड कश्मीर के एक्स डिप्टी मिनिस्टर रह चुके हैं। हमने आज के पॉडकास्ट में उनकी नॉन पॉलिटिकल लाइफ के बारे में ज़्यादा बात की है। उन्होंने क्या क्या टेनरशिप में किया उसके बारे में भी, उनका एक टीचिंग एक्सपीरियंस भी है उसके बारे में भी। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस देने वाला पॉडकास्ट है एंड आई रिक्वेस्ट प्लीज़ इसे एंड तक देखें। आगे बढ़ने से पहले इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ टू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट हमारे लिए स्पेशली इट्स एन ऑनर। हमारे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह है। दिस विल बी द फर्स्ट पॉलिटिकल सॉर्ट ऑफ पॉडकास्ट। आज हम इनकी टेनरशिप के बारे में जानेंगे। तो पहले तो थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद तन्वी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बिल्कुल पहले हमें पता है कि जम्मू में आपने कितना काम किया है, जम्मू के रिलेटेड कितना काम किया है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि आपकी निजी ज़िंदगी अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स कैसी रही होगी। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सर, आपका बचपन कैसा बीता? देखिए, मैं मूलतः बसोली का एक गांव है जी, रेवेन्यू विलेज तो सवार है, लेकिन उसमें एक मोड़ा है कर्णवाड़ा। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। पिताजी पहले महाराजा हरि सिंह के साथ उनके बॉडीगार्ड थे। पहले रिसाला होता था और उसमें थे वो। और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद फिर गांव चले गए। तो उन्होंने किसान थे, तो उन्होंने अपने हाथ से हल चलाई, हम भी उनके साथ जो है काम करते रहे। तो बचपन वहाँ से बीता। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मिडिल स्कूल कर्णवाड़ा में ही हुई। तो मैंने 5वीं पास करके फिर एक श्री प्रताप मेमोरियल राजपूत स्कूल बोर्डिंग हाउस था जम्मू में, जो आजकल डीपीएस है जी। तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर जो बोर्डिंग हाउस था, तो उसके लिए फिर मैंने मेरे वहाँ दाखिला हो गया। तो तब मैं लगभग जो है 5 साल यहाँ रहे। मैट्रिकुलेशन में यहाँ से की 1971 में। तो तब मैं एनसीसी में था, जो यूनिट डिवीज़न में। तो वहाँ काफ़ी डिसिप्लिन था, स्कूल में था, वहाँ परेड होना बाकी करना।
तो बचपन वहाँ बीता। और उसमें भी दूसरी बात है, जम्मू प्रोविंस से सभी बच्चे वहाँ होते थे और ये 6 से लेके और मैट्रिक तक स्कूल था, तो अलग अलग लोगों से मिलने का मौका वहाँ मिला, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला, तो वहाँ से शुरुआत हुई है। तो बचपन तो गांव का है जी। और जब बोर्डिंग हाउस से वापस जाते तो गांव में रहते थे जी। तो वहाँ पर जब बरसात के दिन होते थे वहाँ पर काम करना पड़ता था, जैसे धान लगाना, मक्खी का काम करना, बाकी सारा मैट्रिक तक वो करते रहे। तो बेशक मैं जम्मू में रहा हूँ लेकिन उस प्रकार का प्रभाव जो है ज़िंदगी पर इस पर लिए नहीं आया, शहर का जैसे होता है जिसके तो शहर की हवा लगी, इस प्रकार की नहीं लगी। मैट्रिक के बाद जब मैं यहाँ पर आया हूँ, कठुआ में आया हूँ, तब जो है ज़रूर शहरी ज़िंदगी क्या है पता लगी। तो स्कूल से जाके और फिर गांव चले जाना, 2 महीने बाहर रह के फिर आके बोर्डिंग हाउस पे आ जाना, तो ऐसे मैट्रिकुलेशन था। तो फिर किया मैंने मैट्रिकुलेशन 71 में। उसके बाद फिर मेरे बड़े भाई जो अभी सेशन जज रिटायर्ड हुआ, पहले उन्होंने वकालत करके आए थे, श्री कुलदीप सिंह जी, और मुझे मैट्रिक के बाद लगभग उन्होंने ही जो है पढ़ाया है, जो भी खर्चा, क्योंकि पिताजी छोटी सी पेंशन थी, किसान थे, तो ज़्यादा कभी मैट्रिक तक तो पढ़ाया उन्होंने। उसके बाद फिर मुझे भाई साहब के साथ, तब वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, ठाकुर बलदेव सिंह जो बहुत बड़े वकील थे और स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, पहले जनसंघ के थे, बहुत बड़ा उनका एक नाम है कठुआ में और जम्मू कश्मीर में, उनके साथ वो प्रैक्टिस करते थे। तो मैं भी 1 साल डिग्री कल कठुआ में, प्री यूनिवर्सिटी होती थी तब, वहाँ से किया और फिर 72 में फिर मैं जम्मू आ गया। फिर MA कॉलेज जम्मू में मैंने ग्रेजुएशन किया। यहाँ फिर मैं NCC में था, NCC में मैंने सीनियर डिवीज़न किया, B सर्टिफिकेट किया, A सर्टिफिकेट तो स्कूल में होता था, B किया, C किया, अंडर ऑफिसर तक रहे। तो उसी समय में SSB के लिए तैयारी करते रहे, जो आर्मी के जाने में बहुत शौक था कि फौजी बनने का शौक था। तो C सर्टिफिकेट के लिए तब क्या होता था कि रिटन टेस्ट माफ होता था, हम गए काफ़ी 2-3 जगह गए लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए। मैं आपको इतना जज्बा तो मैं बताऊं कि तब सुंदर जी थे हमारे चीफ थे, उस समय एक बहुत बड़ा एक जो है मोबिलाइजेशन हुई थी आर्मी की, तब हम जो SSB के लिए जा रहे थे। तो तब क्या हुआ कि हमारे मन में क्या था कि एक बार सिलेक्ट हो जाए, कंधे पर स्टार लग जाए, फिर गोली लग जाएगी तो कोई बात नहीं, तो इतना जज्बा था। लेकिन ठीक किस्मत बाहर नहीं लेके जा रही थी। तो उसके बाद फिर मैं मैट्रिकुलेशन किया, फिर जम्मू यूनिवर्सिटी में MA किया, MA हिस्ट्री जम्मू यूनिवर्सिटी से किया। प्रोफेसर ML कपूर मेरे गाइड थे, उनके अंडर PhD किया। इस बीच में मेरा अपॉइंटमेंट 1983 में RA कॉलेज में लुधियाना में हो गया। तो तब मैं MPhil कर चुका था, तो वहाँ पर एक पोस्ट निकली हिस्ट्री की, तो वहाँ पर मैं पढ़ाया, 6 साल पढ़ाया हूँ। PG कॉलेज था वहाँ, RA कॉलेज लुधियाना, वहाँ 6 साल मैंने पढ़ाया है। वो सारा टेररिज्म का समय था, हाँ, 83 से लेके 89। और लोग कई बार मजाक करते हैं कि जब मैं 89 में जम्मू यूनिवर्सिटी में आया तो टेररिज्म यहाँ शुरू हो गया कि जहाँ जाते ना। लेकिन बड़ा अच्छा बचपन था, बड़ा ठीक है। कहने के लिए लोग कहते हैं कि बचपन हमने वो बचपन नहीं देखा, जैसे मैंने कहा शहर की हवा नहीं लगी। यहाँ उस समय क्या था, कंचे खेलते थे, पतंगबाजी करते थे, हमने कभी नहीं की। तो इसलिए जो है ये बात थी। इसी के साथ साथ क्या हुआ कि मैं 72 में जब आया था RSS के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मेरा संबंध हो गया। तो उसमें जब RSS में गया तो वहाँ कैंप्स होते हैं, तो घर में ऐसी बैकग्राउंड नहीं थी, मैं भाई साहब के साथ था, और भाई साहब भी किस प्रकार से वो करते थे, मान लो किसी तरीके से अपना थोड़ा बहुत पैसे कमा के मेरे भी सपोर्ट करते थे, खुद भी रहते थे। तो उस समय मेरे दिमाग में आया था मैं कैंप करने जाऊँ, तो उन्होंने मना किया। उसके बाद मना करने का मैं क्या किया, पीछे से मैं निकल गया और एक किस्म का विद्रोह करके निकल गया, तब कुरुक्षेत्र में। तो उसके बाद तो मेरी संघ में शुरुआत थी। 75 में फिर इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी में जो यहाँ लोकतंत्र को उसके करने के लिए, जैसे पूरे देश में एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय जितने भी अपोजिशन लीडर थे, जयप्रकाश नारायण थे, जिन्होंने एक जो है नव निर्माण आंदोलन चला और फिर बाद में बहुत बड़ा उसने ऑल इंडिया जो है उसने रूप ले लिया था।
75 से पहले 74-75 में। तो तब इमरजेंसी लग गई और जितने भी अपोजिशन लीडर्स थे, जितने भी विरोध करने वाले थे होते थे जो अपोजिशन कर रहे, उन सभी जेलों में डाल दिया। तो उस समय कुछ लोग थे, हमारे भी जम्मू कश्मीर में काफ़ी लोग थे जो जेलों में थे। तो फिर उसके खिलाफ संघर्ष के लिए कुछ लोग बचे थे जो हम यंग थे। तो उस समय हमारा दायित्व आया। तो वहाँ पर प्रेस के ऊपर कंट्रोल था, अपोजिशन के अंदर थे, कोई मीसा तो होता, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट होता था, 6 महीने के लिए जेल में डाल देना और उसके बाद आपको कोई पूछताछ नहीं। कोर्ट में भी अगर कोई केस चलता था 6 महीने के बाद चलता था। 6 महीने तक कुछ भी नहीं, कोई सुनाई नहीं थी। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी भाई, चंद्रशेखर थे, अटल जी, अडवाणी जी, जितने भी बड़े बड़े नेता थे, इवन के कम्युनिस्ट थे, जमायती इस्लामी के लोग थे, जितने भी अकाली दल के लोग थे, सारे जितने भी लोग थे अपोजिशन सारे जेल में थे। वो भी लंबी कहानी है इमरजेंसी की, तो कभी फिर मौका आएगा बताएंगे। तो उस समय जम्मू कश्मीर में जो संघर्ष रहा उसमें मेरा काफ़ी रोल रहा है। 2 बार जो है सत्याग्रह किया। 8 दिन जो पक्का डंगा थाना है, हाँ जी, इस पक्के डंगे थाने के अंदर सलाखों के पीछे में रहा हूँ 8 दिन। तब तो आप तो बहुत सुंदर थाना है। तो जब हम पहले बार जब जेल में गए, थाने में गए, तो उस समय क्या था कि वहाँ पर सर्दियों के दिन थे, एक फटा सा कंबल पड़ा था, एक आगे कोई बेचारा चोर था क्या था वो आगे बैठा हुआ था। तो मैं था, मेरे साथ कुछ नौजवान थे, यंग थे, माइनर थे। हाँ जी। तो जानबूझ के मुझे एक बड़े को भेजा था उनके साथ कि उनका मनोबल बना रहे। तो एक मैसेज भी देना चाहते थे, वो अलग बात है। तो मैं गया तो वहाँ पूरी रात हमने गाड़ी बताया कि इवन के वॉशरूम के लिए भी बाहर नहीं निकालते थे। एक ही कमरा था, एक ही होता है जितना आपका ये कमरा है, इसके आधा तो होता था और एक पीपा लगा होता था, कोई इसमें और कुछ नहीं था वहाँ। सुबह जो है जाने के लिए, शौच जाने के लिए ज़रूर निकालते, नहीं तो नहीं निकालते। 8 दिन उसमें रहे हम। अच्छा, फिर दोबारा किया तो फिर पक्के डंगे थाने में, तब भी 8-9 दिन अंदर रहे। उसके बाद फिर क्योंकि मेरे साथ सारे नौजवान बच्चे थे, तो उनको जहाँ चिल्ड्रन जेल का जो है कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उनको बरी कर दिया। तो मुझे डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में मुझे सजा होगी। तो फिर मैं जेल में, सेंट्रल जेल में रहा। सेंट्रल जेल में रहा, सेंट्रल जेल में तब भी रहा, 78 में भी रहे, बाद में भी जब आंदोलन था इसका अपना क्या नाम, अमरनाथ आंदोलन में भी, तभी सेंट्रल जेल जाने का कई बार मौका मिला है। तो सेंट्रल जेल में भी कहाँ तन्हाइयाँ होती हैं, सॉलिटरी जो होते हैं, जिसमें जो मर्डर्स होते हैं, इस प्रकार के लोग होते हैं। तो जेल ऐसी खुली है, जेल है, तो लोग उसमें घूम सकते हैं, एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में घूम सकते हैं। तो हमें क्या था, रात को जो है उसी में डाल देते। वो इससे भी छोटा था, थाने की उससे भी छोटा होता था, 7-7, 8-8 लोग होते थे इसमें। तो वो भी जाने का मौका मिला। तो इस प्रकार से फिर मैं 78 में, हाँ 77 में फिर मैं विद्यार्थी परिषद में ही था। मैं फिर पूर्णकालिक हो गया। मैं 4 साल प्रचारक रहा हूँ और विद्यार्थी परिषद का जम्मू कश्मीर का संगठन मंत्री रहा। उसके बाद फिर 83 में, जैसे मैंने कहा, एक साल पहले मैं पुंछ में कॉलेज में एडहॉक वहाँ पर निकली थी पोस्ट। तो मैं अप्लाई किया, तो मैं 8 महीने वहाँ सर्व किया। तो मेरी वो पहली सर्विस थी एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर। वापस आने जब 83 में फिर पंजाब में चले गए। तो इससे लंबा है पंजाब तक। और फिर 89 में जम्मू यूनिवर्सिटी में आया हूँ मैं। जम्मू यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एक उसमें लेक्चरर कहते थे, असिस्टेंट प्रोफेसर के उसमें मैं हूँ। सर बहुत ही लंबी जर्नी मैं कह सकती हूँ, या फिर सिविल जर्नी आपने तय की है। आपने 52 साल की होगी जी सोशल। 24 से 52, हाँ जी, 52-53 साल जी। 72 में पब्लिक लाइफ में आए थी। तो आपके पापा की कितनी उम्र है? 63। 60। फिर ठीक है, तो थोड़ा बड़े होंगे। हो सकता है कि आप छोटी बेटी होंगी, तो सबसे बड़ी होती तो शायद उनकी उम्र 52 साल की होती। बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे अभी आपने बताया प्रोफेसर थे, प्रोफेसर से पॉलिटिक्स में कैसे शिफ्ट हुआ? कुछ सर्कमस्टांसेस बने या इंटरेस्ट आया कुछ? देखिए, हम बेसिकली मैं
आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ। ओके। आरएसएस एक पहले तो लोग आरएसएस को दूसरी दृष्टि से देखते थे कि हिंदू पार्टी है, ये हिंदुइज्म को जिसको जो है जिसको कहना चाहिए कि वो जो रिचुअलिज्म में विश्वास करता है, कट्टर हिंदू पार्टी। हाँ हाँ जी, इस प्रकार के मानते थे। लेकिन आरएसएस जो है बेसिकली नेशनलिज्म, हम शाखा में जाते थे, हमें कभी भी नहीं बताया कि आपको मंदिर जाना चाहिए, कभी नहीं बताया कि आपको वो जो है जंजू पहनना चाहिए, कभी नहीं बताया कि आपको ये रिचुअल्स करने चाहिए, कभी नहीं बताया, सिर्फ नेशनलिज्म। ये भारत है, जैसे बाकी हम पूजा पाठ करते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, बाकी मानते हैं, भगवान को मानते हैं, चाहे वो निरंकार को मानते हैं, चाहे साकार को मानते हैं, जैसे मानते हैं ऐसे ऐसे भारत भी एक माता है, जैसे धरती माता है, भारत माता है। हमने यही सीखा। तो उसमें क्या था कि जब भी मैं पहले विद्यार्थी पक्ष में जैसे कहा, तो वहाँ मैं गया, प्रचारक बना, तो मेरी ड्यूटी भारतीय ABVP में लगी। तो ABVP जो है ये जो है सेमी पॉलिटिकल, पॉलिटिकल उनका जो है गोल नहीं है। ABVP को लोग मानते हैं कि शायद बीजेपी का नहीं, ऐसा नहीं। विंग का मतलब होता है कि उनके फाइनेंशियल उनका कंट्रोल ऐसा कुछ नहीं है, ऑटोनमस है, वो अपना है। वैचारिक हमारा संबंध है, ऑर्गेनाइजेशन कोई संबंध नहीं है। संघ के साथ मतलब 42 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन संघ की यहाँ है जो साथ साथ है। तो वो जो संगठन है वैचारिक हमारा संबंध होता है, बाकी समन्वय कोऑर्डिनेशन रहता है। तो विद्यार्थी परिषद में जब था तो वहाँ पर जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो रहती है उसमें लिमिटेड जो उसमें पॉलिटिकल रहता है, स्टूडेंट्स की जो मांगों को लेके, और उसमें जो प्रोग्राम्स रहते हैं उसमें, तो उसमें पॉलिटिकल इस प्रकार सा आरएसएस में जो जाते हैं उनका शाखा वहाँ जाना भाई उसमें इस तरीके का नहीं संबंध। ABVP में रहता है। तो जब मैं वापस आया तो मैं पहले 89 में आया, तो 90 में बहुत बड़ा माइग्रेशन यहाँ हुआ, आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट कश्मीर से हुआ। तो कश्मीरी पंडित थे, बाकी लोग थे, सिख थे, इवन के नेशनलिस्ट मुस्लिम्स जो थे वो भी आए। तब उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए जब जो बहुत बड़ा यहाँ प्रोग्राम चला, उसमें जो है मुझे सौभाग्य मिला कि मैं भी उसमें जुड़ गया। तो काफ़ी किया। तब जो है कई प्रकार की एजुटेशन भी चल रही थी, उनकी रिहेबिलिटेशन का काम था, उसमें जुड़ा। उसके बाद फिर मैं स्टेट प्रेसिडेंट बन गया, ABVP का मुझे बना दिया गया। फिर 94 में शायद, हाँ 94 में वैद्य विश्वनाथ दत्त थे, यहाँ पर जो MP रहे हैं, यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट बने। फिर वो जो भारतीय जनता पार्टी में थे, तो फिर योजना से मुझे जो है ये तय हुआ कि मुझे उसमें जाना चाहिए। तो मैं फिर जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में आया। तब मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। तो जम्मू कश्मीर में एक था, और जम्मू यूनिवर्सिटी में ही था कि एक 1987 की एजुकेशन पॉलिसी थी। उस पॉलिसी के मुताबिक जो है वहाँ ये बताया गया था, शायद नूरुल हसन थे एजुकेशन मिनिस्टर तब। तो तब ये था कि जो यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं उनको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। बाकी सरकारी नौकरियों में पॉलिटिक्स में जाना जो है अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी मतलब यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने कहा पूरे ऑल इंडिया लेवल पर, तो उन्होंने एक जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का एक डायरेक्शन आई जो है सभी यूनिवर्सिटीज़ को। तब जगमोहन थे यहाँ गवर्नर थे, वो चांसलर थे, तब उसको अडॉप्ट किया गया। डायरेक्शन नहीं थी, वो एक सजेशन थी, एक गाइडलाइंस। तो जम्मू यूनिवर्सिटी ने उसको अडॉप्ट किया। उसमें जो अडॉप्ट करने के बाद उसने कहा कि हाँ टीचर्स को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। तो वही मुझे मौका मिला। तो जब मैं जहाँ लेक्चरर था तब मैं स्टेट प्रेसिडेंट में बन गया। पहले महामंत्री जनरल सेक्रेटरी बना, फिर स्टेट प्रेसिडेंट बना। यहाँ पर थे दयाकृष्ण कोतवाल जी का भद्रवाह के थे, वो स्टेट प्रेसिडेंट, उनके बाद मुझे स्टेट प्रेसिडेंट बना। तो इसके बाद जो है इस तरीके से मेरा पॉलिटिक्स में आना हुआ। ओके, ग्रेट। सर अभी जैसे आपने बताया कि आप RSS में थे, तो मोस्टली बाहर जैसे आपने बोला कि मैसेज आता है कि वो हिंदुइज्म से लिंक्ड है। बाकी रिलीजन से क्या समझ सकते हैं हम कि BJP वाले बाकी रिलीजन्स को कैसे लेते हैं? देखिए, मैं फिर कहूँगा कि देखिए भारत एकमात्र ऐसा देश रहा है जहाँ पर पूजा पद्धति के ऊपर कभी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रहा। यहाँ है कि वो एक है, उसको प्राप्त करने के रास्ते अलग अलग हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई ऐसे पूजा करता है, कोई ऐसे पूजा करता है, ये अक्सर हम मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए पूजा पद्धति, और मैं कहूँ
पूरी दुनिया में जो इस्लाम गया है, इस्लाम गया है कि जो आक्रांता थे काफ़ी हद तक उनके जहाँ स्पेन तक चला गया था। मिडल ईस्ट तो हो गया, आपको पता है कि जहाँ पारसी रहते थे, ईरान में पारसी रहते थे, बाकी जो थे जिस प्रकार से कई प्रकार के थे, तो आज वो कहीं आपको मिलते नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ भी जब इस्लाम आया सबसे पहले व्यापारियों के माध्यम से आया। वो जब व्यापारी आते थे, अरेबियन ट्रेडर्स आते थे, समुद्र से आते थे, तो मालाबार जो एरिया है साउथ में, वहाँ इस्लाम आया। तब हिंदू राजाओं ने उनको मस्जिदें बना के दी। ठीक है, तो इस्लाम की शुरुआत यहाँ ऐसे हुई है। यहाँ कश्मीर में भी शुरू में लगभग ऐसे हुआ था। बाद में फिर सिकंदर बुत का शकन आया जिसने कि सारे मंदिर तोड़ दिए, उसको बुत परस्ती को ख़त्म करने की कोशिश की। जो जैनुलाब्दीन जो एक अकबर ऑफ जो कश्मीर कहते हैं, वो उन्होंने बाद काफ़ी हद तक उन्होंने अच्छा किया। और सही मायने में जो है यहाँ का इस्लाम कैसा होना चाहिए, जो सूफीज़म जिसका आधार था, वो जो है जैनुलाब्दीन ने किया। हाँ, जैसे दारा शिकोह का नाम आता है। हाँ जी, दारा शिकोह का नाम आता है। संस्कृत को उन्होंने बढ़ावा दिया और उसके बाद कई ग्रंथ जो थे उनको जो है संस्कृत में उसको ट्रांसलेट किया जाए, इस प्रकार की बातें की। तो इसलिए वो जो इस्लाम है, तो पूजा पद्धति जो है उसके ऊपर, जैसे मैंने कहा, ये मैंने क्यों उदाहरण आपको दिया कि यहाँ कभी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रहा है। ठीक है, अभी देखो कई प्रकार के, इसी जिसको हम सनातन कहते हैं, कई प्रकार के रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स या इस प्रकार की निकली हैं। जैसे महात्मा बुद्ध, जब समाज में कई प्रकार की त्रुटियां आ गई, जाति प्रथा हो गई, छुआछूत हो गई, बहुत कट्टरता आ गई, जो जिसके कारण जो है आम समाज पिसने लगा, तो महात्मा बुद्ध ने जो है वह बुद्धिज्म चला, पूरी दुनिया में चला गया। ठीक है, इसी प्रकार से जैन, महावीर जैन थे, उन्होंने भी एक नया एक और कई प्रकार के रिफरेंस भक्ति मूवमेंट में आपको देखते हैं, कई प्रकार के जहाँ कबीर पंथी हुए, बाकी हुए। ठीक है, ऐसे गुरु नानक देव जी ने जैसे सिख मत का उन्होंने स्थापना की। और 10 गुरुओं का आप जो है उनका इतिहास पढ़ें, श्री गुरु ग्रंथ साहब को अगर देखेंगे तो उसमें ठीक है कुछ जो कमियां थी भारतीय समाज में, सनातन में, उसके उन्होंने रिफॉर्म किया है। जाति प्रथा के खिलाफ, जो बुत परस्ती क्या हुआ कि उसके पीछे भाव क्या है उसको जो है लोग नहीं मान रहे, उसको भी पत्थर मानना शुरू कर, पत्थर को भी भगवान है कि वो जो है एक सिंबल है। जैसे पिताजी की मूर्ति जो है, पिताजी का फोटो है, अगर पिताजी नहीं है तो फोटो में पिताजी नहीं है वो, लेकिन वो हमें उनको याद दिलाते हैं। इस प्रकार का ये कॉन्सेप्ट है, कोई लंबी डिबेट हो सकती है इस पर। तो इस प्रकार के, तो ये जो भारतीय यहाँ पर जो पूजा पद्धतियाँ थी, ठीक है, वो मिला के जो हिंदू कोड बिल है, हिंदू जो शब्द है, ये सभी इसमें आते हैं। वो तो बीजेपी नहीं थी तब आरएसएस थी जब आप क्या कहते, उस समय तो कांग्रेसी सरकार थी, डॉक्टर श्यामा अपने अम्बेडकर थे, जो है राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, तब हिंदू कोड बिल आया। ये सारे उसमें आते हैं। ठीक है, उसमें आते हैं। तो क्या हिंदू जो है कल्चरल नाम था। तो ठीक है, इसमें जिसको सो कॉल्ड हिंदुइज्म कहते हैं हम, इज्म नहीं है ये, ठीक है, धर्म है। इज्म तो हो गया पूजा पद्धति का तरीका हो सकता है, धर्म है। इसमें जैसे अभी आप वीरपुरी हैं, ज्यादा आपको आर्य समाज, मैं कहता हूँ कि आर्य समाज शायद सिख और इनसे भी ज्यादा कट्टर है। वो बिल्कुल मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, वो तो खुले में पूजा करने की, हवन में विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार का, तो भारत एक ऐसा देश रहा है जिसपे कभी भी पूजा पद्धति के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रहा। अभी कल ही मैं एक देख रहा था, 4 बेटियां बच्चियां हैं, एक 18 साल की, एक 16 साल की है, एक शायद 12 साल की, एक वो चारों मुस्लिम लड़कियां, बच्चियां, कहाँ की, बिहार की। वो इतना अच्छा राम धुन गा रही थी, और इतना गा रही थी, मतलब मैं कह रहा था, मैं ट्वीट करूंगा उसको। तो ये जो चीजें हैं, रसखान कोई नहीं कह सकता कि वो हिंदू नहीं थे, वो मुस्लिम थे। जैसे यहाँ के कल्चर के साथ, यहाँ की संस्कृति के साथ, राम आपके लिए भगवान नहीं हो सकते। राम जो राम जो भगवान मत मानो, महापुरुष तो हैं। कृष्ण आपके महापुरुष तो हैं। जैसे इंडोनेशिया में है, आज भी रामायण होती है उधर। तो बहुत सारा है, वो कल्चरल जो आइडेंटिफाई करना अपने आप को, वो यहाँ के, उसके ऊपर जब चोट आई यहाँ और आक्रांताओं ने पॉलिटिक्स के लिए,
इस्लाम को जब आपने पॉलिटिकली यूज करना शुरू किया तब ये जो है डिफरेंसेस आए हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी है, जब मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, आरएसएस जो है उस प्रकार का जो है चाहता है। मतलब है भारत पे ठीक है, आप पूजा मस्जिद में जाओ, कहीं भी जाओ, गिरजे में जाओ, मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, कहीं भी जाओ, चर्च में जाओ, कोई आपको जो है नहीं आपका हक है वो कोई आपको परमिशन नहीं दे रहा, वो तो आपका और जो क्रिएटर है उसके साथ आपका संबंध है। exactly. लेकिन जब नेशनलिज्म की बात आती है, एकता की, भाईचारे की बात आती है, तो वो आड़े नहीं आना चाहिए। इसके ऊपर थोड़े से डिफरेंसेस। अदरवाइज जिस प्रकार का एक माहौल बन रहा है, आपने देखा होगा, एक छोटी बहन जो शायद साउथ से लेकर पैदल जराम उसमें जा रही है, अभी देखा था वो, पैदल चल रही है। आज पाकिस्तान का आप सोशल मीडिया देखें, वहां लोग कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद, जो बाबर कौन था, जो आक्रांता था। अभी गुलाम नबी आजाद जी ने भी जैसे कहा कि हम भी 3-4 पीढ़ियां, ठीक है भाई, आपके क्या कारण रहा, क्या नहीं कहा, चाहे आप इच्छा से गए या जो हुआ, लेकिन आपका इतिहास तो नहीं बदल गया। बिल्कुल, वो लोग मानते हैं। देखो होता कि एक कट्टरता इतनी आ गई है कि इस प्रकार की आदमी का जो इच्छा रखता है, जैसे सूफीज्म है, सूफीज्म जो है वो बेसिकली जो भारतीय जो एक इस्लाम का, भारत में आके इस्लाम के साथ जो इंटरेक्शन के बाद जो एक नई अप्रोच आई जिंदगी के प्रति, वो सूफीज्म है जो कश्मीर में था, जिसको कश्मीरी के नाम से पुकारा जाता है जी। ठीक है, वो जिसका रेडिकल इस्लाम, जैसे इसमें चरारे शरीफ को जला दिया। और जब मैं मंत्री था, मैं डिप्टी सीएम था, मेरे हाउसिंग मिनिस्टर, मैंने चरारे शरीफ जो टाउन को अडॉप्ट किया। हाँ, मैं जानबूझ के अडॉप्ट किया उसको, जानबूझ के पैसे देने के लिए। एक तो मस्त गुल है जो मेजर है पाकिस्तानी आर्मी का, तो आपके इसको जलाता है, और मैं हूँ एक जिसको आप हिंदू कहते हो, जिसको आरएसएस का कहते हो, हमने उस टाउन को जो मस्जिद थी, जो चार, वो तो खुद ही करते थे मैनेज, क्योंकि उसमें तो हमारा कोई रोल नहीं था, लेकिन टाउन को हमने अडॉप्ट करके उसको मैंने विशेष तौर पर मैं किया, एक मैसेज देने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आरएसएस जो है बड़ी ब्रॉडर सोच है। ऐसा लोग समझ रहे हैं, अभी ऐसा लोग हैं। अभी आपके जो है गवर्नर हैं केरला के, नाम अच्छा, उनका देखिए, वो इतना इस्लाम के ऊपर जितना उनकी मास्टरी है, पकड़ है, किसी की नहीं है। लेकिन उनका जो हिंदू स्क्रिप्चर्स, जो भारतीय स्क्रिप्चर्स के ऊपर जो आप जो है जितना बोलते हैं और जिसका समन्वय की बात करते हैं, इस प्रकार के लोग चाहिए। तब भारत जो है, जो भारत जिसको हम कहते हैं विश्व गुरु का रोल रहा है। जब ये वेस्टर्न कंट्रीज जो है, जब जो लोग थे ना, एक जंगलों में रहते थे और बिल्कुल रहते, तब यहाँ पर हमारे महाभारत, रामायण, वेद, उसकी रचना हुई है। ठीक है ना। तो इतना हमारी फिलॉसफी, जो सनातन की फिलॉसफी इतनी लंबी है, इतनी ब्रॉडर है, इतनी बड़ी है, इतनी व्याप्त, जो जिसके ऊपर आप जो है उसे स्टडी करने की जरूरत है। लेकिन होता क्या है, विरोधी है, कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके, जो कोई और के स्वार्थों का उसको उस तरीके से पुट करते हैं। तो मतलब कहने का क्यों, और एक मैं कहता संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो कहती है, मतलब वो कहते हैं जी और जीने दो। हाँ जी। तो मैं कहता हूँ भी नहीं, ये भी सोच गलत है। जी और जीने में पे मैं खुद जीऊँ और आपको जीने दूँ, इसका मतलब जीने दूँ मतलब मेरे मेहरबानी से आप जी रहो, नहीं, जियो और आओ मिलके साथ जिए जी। इस प्रकार की सोच वो सिर्फ जहाँ भारत की सोच में है, चाहे वो पूजा पद्धति कोई भी है, ठीक है। और दूसरी आज सोच कौन है, आप पाकिस्तान में देखिए, अफगानिस्तान में देखिए, सीरिया में देखिए, आज जिस प्रकार से हमास और जो सारा चल रहा है, कितनी लोग कहते हैं जा तो हमारी तरह जियो, नहीं तो आपको जीने को कोई हक नहीं है जी। उस समय एकमात्र सोच है जो भारतीय सोच है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हाँ जी, सर्वधर्म संभाव, ठीक है। तो ये जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो है ये सोच है। ग्रेट। सर, अभी भारत की बात कर रहे थे, तो अभी 2-3 एक्टिविटीज़ ऐसी होने वाली हैं, जैसे अभी हमें पता है कि 22 जनवरी को राम मंदिर की स्थापना होने वाली है, खुलने वाले हैं। उसके साथ साथ अभी हमने कुछ न्यूज़ में भी देखा था कि POGK की भी बात हो रही थी कि हम वापस लेने वाले हैं। ऐसा कुछ है, बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ BJP, हम अगर जाने आपसे तो? देखिए, एक तो बात है कि POGK जी, वो
इंटीग्रल पार्ट है जी, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर। हाँ जी, ठीक है। और 1994 फरवरी का एक रेजोल्यूशन है भारतीय जो पार्लियामेंट का, संसद का, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ अगर कोई आउटस्टैंडिंग इशू है वो POJK को वापस लेना है। तो डेफिनेटली अगर वो उसने गैर कानूनी तौर पर हमारा जो है कब्जे में किया हुआ है, या इसने जो ये जो है अपना अक्साई चीन वगैरह उसने किया हुआ है, अपने चाइना ने किया है, तो अल्टीमेटली जहाँ भी हमारी भूमि के ऊपर गैर कानूनी कब्जा है तो वो तो वापस आएगा ही। तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका है जो डिप्लोमेसी है, इसकी ट्राई हो रही है, सब कुछ हो रही है। तो अगर मान लो पे नहीं जो है होता है तो मिलिट्री भी तो एक ऑप्शन रहता ही है, क्योंकि ये तो हमारी मिलिट्री आर्मी जो है उसका रोल ही यही है कि भारत की जो सीमाएं हैं उनको सुरक्षित करना। बाकी है आप देखें जिस प्रकार से अभी पाकिस्तान में सोच बन रही है, आज शायद मोदी में जम्मू कश्मीर यहाँ पर इतने लोग जितने होंगे, पाकिस्तान में काफ़ी लोग हैं जो मोदी जी को सराह रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, ये जो पार्टीशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, फिर जो विभाजन हुआ था ये भी अननेचुरल था। और POJK में बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं। आपने सुना होगा पीछे कि वहाँ पर जो है कारगिल में कह रहे थे, और वो कह रहे थे गिलगित वाले कारगिल का रास्ता खोलो, वहाँ जाएंगे। तो ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और मैं खुद जो है पाकिस्तान गया हूँ, पाकिस्तान में हम मीरपुर में गए थे, तो हमने देखा कि वहाँ जिस प्रकार से जो है लोगों के हालात हैं, वहाँ की इकोनॉमी है, जिस प्रकार से लोग जो हैं वहाँ पर पीड़ित हैं, तब तो इतना नहीं था, लेकिन आज इतना ज़्यादा हो गया था। मुशर्रफ थे तब तो इतना हो गया। और POJK में तो उनका काफ़ी लोग हम गए, मैं बाहर भी जाने का मौका मिला मुझे, टोरंटो में गए, बाकी जगह गए। हमने देखा कि वहाँ पर कई पाकिस्तान के नौजवान जो थे, बलोचिस्तान के, पाकिस्तान के, POJK के लोग वहाँ एग्जाइल में हैं, जो अपने आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, तो वो जो है तो बहुत लगातार मूवमेंट थी। आज तो वो मूवमेंट ने बहुत बड़ा लिया है। और जिस प्रकार बलोचिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एग्जाइल में हैं, वो पीछे इंडिया में भी आए थे। और बेसिकली बलोचिस्तान भी जो था पहले जो था एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी, किंगशिप थी वहाँ पर। और उसके बाद ये जो आज जो पाकिस्तान है, जब इसमें मुस्लिम लीग जहाँ सभी जगह हारी थी, और मुस्लिम लीग जीती, जहाँ UP वगैरह जहाँ जीती वो हिंदुस्तान में रह गए। और जो बेचारे पाकिस्तान नहीं चाहते थे वहाँ पर जो है वो, तो वो लोग हैं। तो वो जिस प्रकार का माहौल पाकिस्तान में बन रहा है, और जिस प्रकार की वहाँ की सरकार की आर्मी का एटीट्यूड है, ISI का जो रोल है, वो खुद ही टूट जाएगा। और वही लोग कहेंगे हम भारत के साथ जुड़ेंगे, और POJK के लोग जुड़ेंगे, तो शायद हमें मिलिट्री का ऑप्शन लेने का मौका नहीं मिले। ठीक है, जैसे बांग्लादेश में हुआ था। तो ये चांसेस बन सकते हैं। तो एक बार देखिए कितना अनफॉर्चुनेट है कि 1946 में यहाँ पर कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट का मिनिस्टर्स आए, तो उन्होंने तब ये ढूंढ रहे थे क्या रास्ता था। तब पाकिस्तान को एक्सेप्ट, मैं कह रहा हूँ एक्सेप्ट करने की बात नहीं थी। तो उन्होंने जो दिया, उन्होंने पाकिस्तान का जो डिमांड थी उसको रिजेक्ट किया। पहली बार पाकिस्तान की डिमांड आई 1940 में आई। ठीक है जी। और इसका आइडिया जो बेसिकली कहाँ से आया, जो मोहम्मद इकबाल थे ना, डॉक्टर इकबाल, उन्होंने दिया। वही है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान वाले। वो बाद में इतने बड़ा हो गए तो 1940 में इसका आइडिया दिया। एक और था उसने इसको आइडिया दिया था, तो इन्होंने उसको किया। 46 तक जो है इसकी डिमांड जो है ब्रिटिश भी मांगने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कैबिनेट मिशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया। नहीं, क्योंकि यहाँ की रेलवे, यहाँ की आर्मी, यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की जो बाउंड्रीज जिस तरीके से है, ये डिवीजन अननेचुरल होगा। ठीक है। और गांधी जी ने कहा था पाकिस्तान बनेगा तो मेरी लाश पर बनेगा। और 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया जी। तब इसी कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस के नेताओं ने कहा था, तो खुशी थे बात। गांधी जी तो आपको याद होना चाहिए 15 अगस्त को जब जो है तिरंगा फहराया जा रहा था, तो गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, वो कलकत्ता में थे। जिस जगह महापुरुष ने पूरी स्ट्रगल जो है, फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया 1990s के बाद, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। उसके बाद वो उस समय जब वो मौका था वो वहाँ नहीं थे, जब नेहरू जी तिरंगा फहरा रहे थे। बाद में क्या हुआ कि फ्रीडम एट मिडनाइट है, एक फॉरेनर लिखी है, उसको पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा।
तो कह रहे थे, कांग्रेस के नेता कह रहे थे कुछ भी नहीं, हम जो है थक गए थे अभी नहीं। और ये भी आपको बता दूं बात कि अगर ये पता होता, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना उनको टीवी था, अगर साल भर जो है डिवीजन ये नहीं पार्टीशन होती तो शायद ये आइडिया खत्म हो गया होता। आइडिया मतलब जनाब की डेथ हो गई होती। हाँ जी। तो और आज ये साबित हो रहा है कि वो जो लोगों का कहना था कि ये भारत जो है इसके टुकड़े नहीं होने चाहिए, आज वो साबित, आज पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, काफ़ी लोग कह रहे हैं ये गलत अननेचुरल डिवीज़न था। अब पीओजे के में देखिए, अब देखिए कि अब देखो वो तो चलो भारत का हिस्सा है, पंजाब देखिए, मैं एक बार लाहौर से हम आ रहे थे वापस वाया बागा, तो मैंने देखा बागा के उस तरफ लाइन के उधर भी वो है, वो भी जट बेसिकली जाट हैं। हाँ जी। और इधर भी जाट हैं। हाँ। तो हम गए आए तो हम जब देख रहे तो वहाँ पर जो मजदूर देखे, क्योंकि वहाँ का कौन सी कौम कैसी है इस पता लगता है। तो उन्होंने वो सब्ज वो यूनिफॉर्म पहनी हुई थी जो होते ना रास्ते में जो होते थे लेबरर्स वगैरह, खासकर कुली वगैरह, पतले पतले सूखे सूखे से ऐसे करके। जब हमने एंटर किया तो यहाँ मोटा सरदार, तगड़ा सरदार ऐसा। तो मैंने कहा एक नेशन है, एक रेस है ये। और एक रेस के बाद इतना, सिर्फ इसके कारण जो है पार्टीशन का इतना फर्क पड़ गया। तो मतलब कहने का है कि वो अननेचुरल डिवीजन था। और जो आप कह रही थी पीओजेके का आएगा, तो ये चीजें अपने आप देखे हो जाएंगी। हाँ, होने वाला है, होने वाला है। आज नहीं होगा, 5 साल के बाद होगा, 10 साल के बाद होगा, ये होगा ही। और मैं कहूँगा कि पीओजेके में तो आवाज़ उठना शुरू होगी, पाकिस्तान में भी आवाज़ उठेगी। क्योंकि उस समय जब कहा गया था कि नहीं ये अननेचुरल डिवीजन है, हमारी अर्थव्यवस्था एक है, हमारी रेलवेज एक थी। आप देखिए हमारे जहाँ जम्मू में जो मेरे पिताजी जब यहाँ नौकरी करते थे, पठानकोट ट्रेन पकड़ते बाया सियालकोट जम्मू आते थे। ठीक है, ये रेलवे था, रेलवे जहाँ स्टेशन था हमारा। आप देखेंगे कि हमारा जितना भी राब्ता था, ये जो पठानकोट से इस तरफ से अपना जो लखनपुर वाला, ये बाद में बना है। पहला सारा जो है था ये इससे था, अपना सुचेतगढ़ से था, सियालकोट के साथ था। सियालकोट के लोग, पिताजी कहते हैं कि यहाँ पर जो मेला लगता था, सियालकोट से टांगे पर लोग आते थे यहाँ, और जहाँ फिर कोहाला से था, कश्मीर से, वहाँ से रास्ता था। पूरा हमारी इकोनॉमी उसमें साथ था। और इन्होंने जिद के कारण उसको जो किया, और आज जो है आज वही लोग ज़्यादा सफ़र वही लोग कर रहे हैं, और वहीं से आवाज़ उठेगी। और जिस प्रकार से डेमोक्रेसी को जो है आर्मी जो है पनपन ही नहीं दे रहे, अभी भी उनकी कोशिश जो है किस तरीके से पपेट सरकार जो है करिए। लेकिन अच्छी बात तो ये लग रही है कि जिस प्रकार से अभी इमरान खान, बेशक भारत के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं रहे, उसने उसके साथ जो है किया, लेकिन है कि जिस प्रकार से आर्मी के खिलाफ वहाँ पर हो रहा है, अगर कोर कमांडर के घर में जाके लोग घुस के उसके जो है वहाँ के अंदर के मोर को उठा के लेके जा रहे हैं और करें, तो ये बात आएगी। क्योंकि आर्मी की पॉलिटिसाइजेशन जो है अल्टीमेटली पाकिस्तान में इस प्रकार का माहौल खड़ा हुआ। और डेमोक्रेसी मुझे लगता है हो सकता है चांसेस मिल जाए डेमोक्रेसी, और पाकिस्तान में ही आवाज़ उठेगी। पीओजेके को तो आएगा ही आएगा, वो अगर आए नहीं आएगा तो डिप्लोमेटिकली नहीं तो मिलिटरीली तो ऑप्शन रही है। हाँ जी बिल्कुल। सर आपकी टेनरशिप के बारे में बात करते हैं, जैसे अभी आपने इंडियन आर्मी का मेंशन किया, अभी डी रेडिकलाइजेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, स्पेशली कश्मीर की बात करें हम। आपकी टेनरशिप मुफ्ती जी की अंडर ही थी, उस दौरान कैसा माहौल था जम्मू एंड कश्मीर का? डोगरा राइज हुआ या नहीं हुआ, कुछ थोड़ा सा बताएं। देखिए जो 2014-15 के बाद में यहाँ पर जो सरकार बनी है, ये पहली बार हुआ कि लगभग कश्मीर और जम्मू मतलब एट पार जो है हमारा जो है पार्टिसिपेशन रहा है। और ये मैं मानूंगा कि मुफ्ती साहब के वक्त उन्होंने जिस प्रकार से नींव रखी थी, जम्मू में जो भी बातें होती थी वो हमसे पूछ के होती थी। हाँ, तो अक्सर कहना चाहिए, ज़्यादा बोस्ट करना अच्छा नहीं लगता है, कि लगभग जम्मू के लिए जैसे चीफ मिनिस्टर का जो काम रहता था वो मैं ही अपने साथियों के साथ हम देखते थे। ठीक है, और आप देखिए यही कारण बना कि आज जो एम्स आया, आज जम्मू कश्मीर को 2 एम्स मिले। एक एजुटेशन पहले हुआ क्या, जब हुई थी बात तो जम्मू के लिए था, यहाँ एजुटेशन लगी तो बनी, और फिर हमने नड्डा जी हमारे जो है हेल्थ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर, उनसे मिलके एक एम्स यहाँ पर आया, IIT आया, IIM आया। ठीक है, ऐसे जहाँ पर
जो एक्सप्रेस हाईवे ये हमारे टेन्योर में आया, ये जो है अपना रिंग रोड बन रहा है। आप देखें और भी यहाँ पर कई ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो जम्मू सिटी की बात करें, जैसे हमारा हरी सिंह पार्क, हाँ जी, हमने इनॉग्रेशन किया, उसका फाउंडेशन भी पहले का था लेकिन जिस प्रकार से किया है। अभी ये रिवर फ्रंट का था, हाँ जी, मेरे पास ही मिनिस्ट्री थी, रिवर फ्रंट इन्होंने शेल्फ कर दिया उसके बाद उसको, लेकिन अभी पीछे एलजी साहब ने ज़रूर जो है कुछ लोग गए थे वहाँ पर, लेकिन पता नहीं वो आगे चीज़ बढ़ी नहीं। तो जैसे साबरमती रिवर फ्रंट है, ऐसे ही रिवर फ्रंट जो तभी रिवर फ्रंट का था, हमने MOU साइन कर दिया था। मेरे पास मिनिस्ट्री MOU साइन कर दिया था इनके साथ, अहमदाबाद कॉरपोरेशन है जिन्होंने रिवर जो है और साबरमती रिवर फ्रंट बनाया है। तो ये होता है कि वो नहर जो है वो तो पुराना प्रोजेक्ट था, वो जो है ना वहाँ जो है वो तो पुराना हमारे पहले से था, हमने उसको इंटीग्रेट करके और पूरी की जियोलॉजिकल सर्वे हो गया, सब कुछ हो गया, और कैसे कहाँ यहाँ से जो है पीछे हटा के और दोनों तभी के सितड़ा तक जो है ये दोनों फ्रंट को डेवलप करना, और JDA के पास था, लेकिन अभी मुझे पता लगा कि इन्होंने जो है किसी और को दे दिया, दूसरा कोई बना रहा है, कंपनी बना रही है। तो वो है वो ऐसा, क्योंकि देखिए जम्मू शहर में एक बहुत बड़ी डिमांड ये थी कि रेलवे जो है दिल्ली और कटरा जाने के कारण जो ये जाता है अपना टूरिस्ट जाता है, माता वैष्णो देवी का यात्रु जाता है, वो सीधा वहाँ चला जाता है और वापस चले जाता है। हाँ जी। तो हमें मेरे दिमाग में ये था कि यहाँ पर जम्मू शहर को अगर खड़ा करना तो कुछ चीज़ें यहाँ प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे ताकि 1 या 2 दिन के लिए जो है यात्री यहाँ रुके, हाँ रुके, उसके रिवर फ्रंट था। ओके। इसी प्रकार से जो रोप वे था पहले से था, हमने उसको स्पीड अप किया, अभी पता नहीं क्या हालत है उसकी, वो उसको किया था। इसी तरीके से हमने ये जो मल्टी टायर पार्किंग थी, ये जो अपने बस स्टैंड 206 करोड़ की, ये मेरे टेन्योर में और मेरा ही मिनिस्ट्री में था। उसके पीछे बड़ी कहानी है, कैसे जो है उस समय के जो है हमारे कश्मीर के साथी थे उनके मन में थी था कैसे करना है, उनके तो कुछ दूसरी बातें थी। अच्छा, तो ये किया ताकि, और मेरे मन में था कि एक जैसे अभी वहाँ बन गई है अपने पंचतीर्थी में, एक हमने यहाँ पर किया था अपने यहाँ जमाबंद गुफा है ना पीछे रिंग रोड के ऊपर, एक वहाँ, और एक हमारे हरी सिंह पार्क के साथ मल्टी टायर पार्किंग हो। और इसमें क्या है कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सारी गाड़ियाँ यहाँ रुके, और शहर में अगर जाने के लिए है जैसे वो है शिमला में है, हाँ इस प्रकार से शहर में जहाँ CNG वाली कोई जाए या इस प्रकार से जाए और टूरिस्ट जाए तो उस पर जाए। हाँ जी, क्योंकि अब शहर जो रहने वाला रहा है वो पूरा कमर्शियल हब बन गया है जी। तो उसको करने के लिए इस प्रकार से था कि हम इस प्रकार की बात करें, लेकिन टाइम बड़ा कम मिला जी। उसके बाद चीज़ें फिर स्मार्ट सिटी का जब आया वो भी हमारे वक्त में आया, तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट थे और टाइम हमें मिला नहीं, लेकिन है अच्छी खुशी की बात है कि अभी उसके आगे स्पीड अप हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से ये जो रिवर फ्रंट था एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इसको करना चाहिए था। ऐसे एक्सप्रेस हाईवे, हाँ जी, एक्सप्रेस हाईवे के तब मैं डिप्टी CM था, तो जब तीनों स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर की मीटिंग 2 मीटिंग्स हुई यहाँ दिल्ली में, नितिन गडकरी जब बुलाई, एक भारतीय प्रकाश सिंह बादल थे, मनोहर लाल खट्टर थे, और जहाँ महबूबा जी नहीं थी मैं ही रिप्रेजेंट करता जम्मू का, मैं रहा। और दूसरी मीटिंग तब जो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, मनोहर लाल जी थे, हम थे। तो वहाँ तब हमारा प्रपोजल क्या था कि एक्सप्रेस हाईवे जो है ये एक्सप्रेस हाईवे यहाँ लखनपुर से वहाँ जाके वो हटली से लेके उसको वहाँ पर क्रॉस करके तो बिलौर वाला जो इलाका वहाँ से लेके जाना सीधा वहाँ। हमने कहा यहाँ जो है नेशनल हाईवे ऑलरेडी है, और जिस प्रकार से इसका लाभ जो है यहाँ के जम्मू को इतना एक्सप्रेस हाईवे का लाभ नहीं था, नेशनल हाईवे ऑलरेडी था, वहाँ लेके जाना था। लेकिन बाद में क्यों हमारी सरकार चली गई, वो चीज़ें बदल गई, तो उससे वो इलाका भी एक्सपोज हो जाना था। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे हमने किया, और खुशी की बात ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने आंख बंद करके जो है जम्मू कश्मीर को दिया, उसे 80,000 करोड़ का पैकेज दिया, 80,000 करोड़ का पैकेज। और उस समय इतना ज़्यादा ये लोग अभी कश्मीर के नेता कहते हैं ये हुआ वो हो गया, ये जाते थे और पैसा लेके आते थे, हम नाराज होते थे, गुस्सा करते थे अपने नेताओं से कि आप उनको हमारे थ्रू दो ना, तो उन्होंने कहा नहीं, प्रधानमंत्री का था अपने मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर्स को ये था जो भी आता है ठीक प्रपोजल लेके आता है, लेकिन उनका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जरूर लो, ठीक है, जैसे पहले रिवाज रहा है। तो इस प्रकार से
तो वो जो था उसके कारण 80,000 करोड़ का 11,000 करोड़ का तो मैं बिजली मंत्री था, मेरे पास था सिर्फ बिजली में, शायद 42,000 करोड़ का रोड्स के लिए था, 42,000 करोड़। और ये जो एक्सप्रेस हाईवेज, नेशनल हाईवेज, अभी देखिए जैसे हमारा ये है एक्सप्रेस हाईवे आ रहा है, रिंग रोड है, ऐसे हमने दयाला चक, शला और उधमपुर का बनाया था, अभी वो उस तरह बढ़ा है, वहाँ से 2 नेशनल हाईवे से वहाँ से ले हैं। अभी जिस प्रकार से अभी जिसमें लखनपुर, बसोली, फिर बसोली से बनी से किश्तवाड़, वहाँ से जाके नेशनल हाईवे जो है जुड़ेगा, जहाँ कश्मीर के साथ जुड़ेगा, इधर हिमाचल के साथ जुड़ेगा, जिसे पुंछ की तरफ से जा रहा है। देखो कितनी, मतलब कभी सोच नहीं सकते थे इतनी डेवलपमेंट हुई है, और बिल्कुल तिजोरी खोल दी थी। लेकिन हमारे यहाँ के हमारे साथियों को पता नहीं, वो एक रसाना का केस को लेके जिस प्रकार से यहाँ किया, और बहुत कुछ समझाने के बावजूद भी ये हमारे पीडीपी के साथी माने नहीं, और वो अच्छा हुआ। अब वो एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ, तो आज 370 नहीं है, आज 35 नहीं है, अच्छी बात है, हम अपनी जिंदगी में वो देख लिया। हाँ जी। तो लेकिन है कि उस समय की पूरा मौका दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने, ये जो एक मैंडेट था जम्मू कश्मीर का, कश्मीर में पीडीपी के साथ और जम्मू में बीजेपी के पास, उनको पूरा मौका दिया कि आप जो है आगे बढ़ो। लेकिन जब देखा भी अभी चलेगा नहीं, वो फिर आके वो कम्युनल इश्यूज, आपको पता है इंजीनियर रशीद ने वहाँ पर जो बीफ के नाटक किया वहाँ पर, फिर उसको मारा कुछ लोगों ने, तो उसके बाद फिर वो रसाना को लेके हो गया, इस प्रकार से यहाँ रोहिंग्या को लेके इतना बड़ा इशू होता था। जैसे मान लो कि भारतीय जनता पार्टी ने रोहिंग्या को बसाया है, आज बड़े बड़े पोस्टर लगते थे, कोई नहीं बात करता आज। हाँ जी। वही सिर्फ है कि उनको था पे ऐसे इश्यूज को उठाओ जिसमें बीजेपी और पीडीपी आमने सामने खड़े हो जाए। तो वो ट्रैप में आ गए रसाना के बाद, जब ट्रैप में आ गए तो ये हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। सर, हम कश्मीर की बात करते हैं, जैसे हमें ऐसा लगता है कि जम्मू को थोड़ा कम प्रेफरेंस देते हैं, जैसे हम जम्मू के डोगरास को बोलते हैं, क्योंकि पहले हम जब देख रहे थे कि सिर्फ जितना भी फंड जैसे जाता था वो कश्मीर में जाता था, जैसे G20 हुआ वो कश्मीर में हुआ, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में या फिर जम्मू में होना चाहिए था टू हाईलाइट आर डोगरा कल्चर। आपको लगता है कि 370 हटने के बाद कुछ फ़ायदा हो रहा है जम्मू को? देखिए, मैंने अब आपको बताया ना कि हमारे वक्त 370 हटने के बाद तो हुआ ही हुआ, पहले की बात बता रहा हूँ। हाँ जी। डोगरी 8th शेड्यूल्ड में आई, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में आई, तभी हमारी सरकार केंद्र में थी, यहाँ कुछ नहीं था। और 80,000 ये जो IIT, IIM, रिंग रोड, एक्सप्रेस हाईवे, एम्स, ठीक है, ये जो कितना जो था टूरिज्म के लिए बढ़ावा मिला, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स है वो अभी आए हैं, ठीक है। और इतना मैं कहूँगा उस समय कोशिश हुई, जैसे एम्स के बारे में जब आने लगा तो ये कहने यहाँ नहीं बनाना, यहाँ नहीं, जो दलदल है ये वो, तो फिर मैंने कहा ऐसी तैसी, दलदल है क्या दलदल, वो जो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना रहे हो कश्मीर में वो तो बिल्कुल दलदल में है, ठीक है, वहाँ बना सकते हो, यहाँ नहीं, कि वो नहीं चाहते थे यहाँ बने, तो वो कह किसी आगे पीछे ले जाना चाहते, हमने कहा नहीं यहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने किसी की चलने नहीं दी। और टू बी फ्रैंक देखो, कहना चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार की बात की भी नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी कोशिश करते थे, लेकिन हम चलने नहीं देते कि हमारे पास पूरा था, ठीक है। लेकिन ये इन्हीं दिनों में हुआ, 2014 के बाद ही ये सारी चीज़ें आई हैं, नहीं तो जम्मू में आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पर हम भेदभाव के खिलाफ ही लड़ते आए हैं। जहाँ रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज बना, कहाँ, जम्मू में, एजुटेशन के बाद बना। आपको पता है साइंस कॉलेज के समय 1967 में जो स्टूडेंट्स जो हैं उनकी शहादत हुई थी, बिल्कुल। यहाँ मेडिकल कॉलेज बना, उसके बाद बना। जम्मू यूनिवर्सिटी 69 में बनी, संघर्ष के बाद बनी, 67 के बाद ये आई है। ये जहाँ शेर कश्मीरी यूनिवर्सिटी जो है, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एजुटेशन के बाद महीना रहे थे, हम भी जेल में रहे थे तब, ठीक है। ये जो माता वैष्णो यूनिवर्सिटी बनी है, ये भी एजुटेशन के बाद बनी है, पैसा सरकार ने नहीं खर्चना था, श्राइन बोर्ड ने खर्चा, नहीं बनाते थे। तो लगातार पहले जो भी जम्मू को मिला है लगभग सारा संघर्ष के बाद मिला है। मैं कह रहा हूँ इस पर जरूर आप रिसर्च करिए, आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आप जैसे नौजवान और जिस प्रकार का टीम है और मल्टीफेसेट जो है एक्टिविटी आप करते हैं यहाँ से, बहुत अच्छा लगा मुझे आके, तो इस पर रिसर्च करिए। हाँ जी।
2014 के बाद हमें वो भी मिला जो हमने मांगा नहीं था। जब ये आ रहा था IIT कहाँ होनी चाहिए, IIM होना चाहिए, तो ये जम्मू में हो रहे हैं। तो एम्स तब गया, कश्मीर में गया, तो जम्मू में ये बात आई, तो फिर हमने भी थोड़ा कहा इनकरेज करिए एजुटेशन करने के। कश्मीर का तो हम काटना नहीं चाहते थे, जम्मू के लिए लेना चाहते, तो 2 बन गए। तो ये अभी हुआ है, पहले नहीं हुआ। और आने वाले वक्तों LG रूल में तो और चीज़ें जो है अच्छी हुई है। बाकी जैसे आप G20 की बात करें, देखिए कश्मीर का एक इंटरनेशनल लेवल पर नाम है, और कश्मीर में करने से एक पॉलिटिकल मैसेज भी था। जम्मू में करते तो कहते नहीं, यही फारूक अब्दुल्ला साहब बोलते, महबूब बोलते, जम्मू में कर गए, यहाँ तो आप कर ही नहीं सकते, पॉलिटिक्स आती, तो इसलिए वहाँ किया। और वो भी टूरिज्म को लेके, कल्चर को, कई प्रकार का हुआ है, पूरी दुनिया को शोकेस किया हमने कश्मीर का कल्चर, कश्मीर का बाकी जो है, ठीक है ना। तो इसलिए वो एक स्ट्रैटेजिक मूव भी था। स्ट्रैटेजी 200 मीटिंग्स हुई हैं पूरे भारत में उसके G20 के साथ रिलेटेड, और उसमें एक मीटिंग जो है कश्मीर में की गई, उसका वो मैसेज था। बाकी आज देखिए, अब जम्मू में पूरी एक्टिविटी हो रही है। आप देखिए प्रेस ही है, जिस प्रकार से आप जैसे लोग जो है इसको नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेके आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। हम कहते हैं माइग्रेशन के पहले जम्मू में 2 पेपर होते थे, और एक DD होता था, दूरदर्शन जी। इसके बाद पहले कुछ नहीं था, ठीक है। आज जिस प्रकार से जम्मू जो है वो इवॉल्व कर रहा है, मतलब आज कश्मीर वाले जेलस करते हैं। मैं तो कश्मीर के चप्पे में गया हूँ, जितनी डेवलप जम्मू में हो रही है। अभी देखिए काश्तीगढ़, अभी मैं डोगरी गीत तो उसका सुना, सिराजी में सुन रहा था घर से आने, तो कह रहा है यहाँ सरबा हुआ, यहाँ ये हुआ। अभी ये जो चनाब का जो वो इलाका है ना, मैं तो पैदल घुमा हूँ सारी जगह, ये चनाब के डोडा के पार्क इलाका, यहाँ एक गाड़ी नहीं जाती थी, आज सड़कों के जाल बिछे हुए। 1000 करोड़ तो मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बिलावर में लगाया, इंडोर स्टेडियम बनाया, जो है ट्रांसफार्मर वर्कशॉप बनाई, जो है आयुष्मान का वो आया, 2 कॉलेजेस, एक बन गया, एक उसका डिक्लेयर हुआ, आयुष्मान का हॉस्पिटल बनाया। ये मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ। और आगे पीछे आप देखो, अब यहाँ से निकलो, आप इसके लिए आप नंदनी की तरफ जाएंगे, आप देखिए कितना प्रकार का कभी दिखता था यहाँ, और इधर से बीजापुर की तरफ निकले, जो ये जम्मू में हो रहा है। और जम्मू के आज शीतल शर्मा जैसी जो है बच्चियाँ, जैसे आप जो है, जिस प्रकार से आपके लोग नौजवान, इतना टैलेंट है जम्मू का जी है, जो एक अपने सोच से, जैसे मैं आपसे पूछ रहा था भी नहीं आपने कैसे आइडिया आया आपको, तो जम्मू के बच्चों में यहाँ के जो है बहुत टैलेंट है, तो अभी वो इवॉल्व करे। और कश्मीर को भी मौका मिल रहा है। अभी स्पोर्ट्स में देखो, टेररिज्म जाने के बाद, खत्म होने के बाद कितना है, IAS ICS में जम्मू कश्मीर के बच्चे कितने आ रहे हैं, कितना मौका मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये 2014 के बाद ही आप देखेंगे, आप पहले बहुत कम था ऐसा थोड़ी है, तो कुछ आहिस्ता हाँ होता था, लेकिन अभी स्पीड अप किया है। और आने वाले वक्त में देखें आप, 2024 में मोदी जी की सरकार फिर आने वाली है पक्के, ठीक है, आएगी, और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तो अब देखें कैसे आगे जो है चीज़ें बढ़ती हैं। जी 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 बिल्कुल। सर, LG गवर्नमेंट की बात करते हैं। हमने देखा था पहले जब JKSSB हम जैसे हमें मिलता पता था चलता था कि हमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स या फिर देर हो रहे हैं, या फिर अभी कुछ 1-2 साल से डिले भी हो रहे थे, लेकिन अभी कुछ महीनों से शायद फास्ट फॉरवर्ड हुआ है। तो बीइंग अ टीचर, आपने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स वगैरह देखे हैं, उसमें कुछ चेंज आया है, या फिर LG सरकार की तरफ से कुछ ऐसे मूवमेंट चले हैं कि अब थोड़ा फास्ट प्रोसेस हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं, हमारे बच्चों को अभी जॉब जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, सो दैट वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए? हाँ, ये बहुत बड़ा एक इशू है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट चैलेंज भी है। इशू ने बहुत बड़ी चैलेंज है, ये बिल्कुल सही कहा आपने। और उसके लिए कई मल्टीपल एफर्ट्स हुए हैं जम्मू कश्मीर में। एक है प्राइवेट सेक्टर, एक है गवर्नमेंट जॉब्स का। जम्मू कश्मीर में पहले जो गवर्नमेंट जॉब्स क्या होते थे, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, और ज़्यादा से ज़्यादा SPOs जो 6 साल के, और फिर जो आंगनबाड़ी टीचर्स, जो इस प्रकार के छोटे कर देते हैं। देखिए, किसी भी सरकार की मजबूरी रहती है, 3-4% से ज़्यादा आप गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दे सकते।
ओके, ठीक है, मतलब रेशो के 4% ही लोग होते हैं पूरे, और जो टेक्नोलॉजी के उसके आने के बाद जो है तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इस पर कम है। तो प्राइवेट सेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है जो मैं पंजाब में था जब मैंने बताया कि आपको, तो वहाँ गवर्नमेंट जॉब की कोई बात नहीं करता था। वहाँ ओसवाल था, हीरो साइकिल्स था, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते थे। मुझे याद है कि लुधियाना में लोग गाँवों से आके नौकरी करे शाम को चले जाते थे घर। जम्मू कश्मीर में हम जब देखते तो यहाँ तो प्राइवेट सेक्टर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। बिल्कुल। टूरिज्म में भी क्या होता था, ये कॉन्सेप्ट था, किसी कश्मीरी लीडर से पूछिए, किसी से पूछिए, टूरिज्म कश्मीर का और इंडस्ट्री जम्मू की, और इंडस्ट्री में आने नहीं देना। इंडस्ट्री लैंड लॉज ऐसे थे। मैं आपको चनाब टेक्सटाइल मिल जो है, ये जो बिरला मिल जिसको कहते हैं कठुआ में, आज 12,000 लोगों को रोजगार दे रही है। और ये एक मिल थी पूरे 72 सालों में जिसने शेख अब्दुल्ला साहब की मेहरबानी से, उनको पता नहीं क्या उनकी मेहरबानी, तो उन्होंने उसको अलाउ कर दिया था। यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होने नहीं दी। आज बद्दी देखिए, हिमाचल कहाँ था जब पंजाब के साथ हिमाचल था, कहीं नहीं था। वो हिमाचल को जब बना तो हिमाचल ने जिस प्रकार से तरक्की की है, हमारा ये गंग्याल होता था छोटा मोटा, बाद में थोड़ा सा ये जो सांबा में और ये बड़ी ब्राह्मण में इंडस्ट्री हुई है। आज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आना शुरू हुई है, और आप देखेंगे अल्टीमेटली देखिए आने वाले, क्योंकि इंडस्ट्री जो है इसको टाइम लगता है, इवॉल्व करती है ऐसा ऐसा। तो एक तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है। अभी जैसे यूएई में, बाकी है अभी जो प्रधानमंत्री के साथ उनकी बात हुई है, कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में भी, हमारे वक्त भी शुरू हुआ था। दुबई के कुछ लोग आए थे जब हमारी सरकार थी, तब भी हमने ड्राई पोर्ट की बात चल रही थी सब कुछ, लेकिन बाद में फिर डीरेल हो गई। लेकिन अब इस प्रकार से जो है इन्वेस्टमेंट आ रही, तो यह एक इंडस्ट्री को है, और उसमें टूरिज़्म का जो है जिस प्रकार से बढ़ेगा। तो बाकी है यहाँ जो आपने बोलता है जो प्रश्न किया सरकारी जॉब्स का किया, शुरू में कोशिश हुई थी, लेकिन होता क्या है कि इस बार इन्होंने क्या कि जो SSRB है वो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं बाकी उसको आउटसोर्स करती है। क्योंकि उस एग्ज़ाम में कितने इतना ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं बाकी हैं, तो इनके पास नहीं सिस्टम ही नहीं रहता। बाकी नहीं, फिर क्या होता था, पहले कॉलेजेस को इन्वॉल्व करना, स्कूल्स को इन्वॉल्व करना, वहाँ लोगों को करना। तो अभी इन्होंने ये किया है कि उनको आउटसोर्स करके, तो वो जो है इनको, जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स होती थे आउटसोर्स करते थे, जो एग्ज़ाम्स जो होके जो है वो देते थे, पेपर बना के देते, जो आता था उसके आधार पर करते थे। अभी क्या है कि इन्होंने पीछे जो 2-3-4 जगह इस प्रकार की बातें हुई कि वो जो है उसमें गड़बड़ हो गई, लीकेज वगैरह हो गई है, लेकिन उसके ऊपर भी सरकार ने सख्ती से निपटाया। और ऐसे जब भी सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती हुई है, पीछे पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती हुई है। मुझे खुशी हुई, हमारे उससे बलौर बसोली के मैं 20-25 लड़के आ गए जिनका कोई वसीला नहीं, कोई जानता नहीं, कुछ नहीं, अपने आप मतलब मेहनत की, एग्जाम पास किया, बाकी सब इंस्पेक्टर्स बन गए, कभी नहीं हुए। कांस्टेबल्स, गरीब लोग, आम लोग, और एक तो जो किया ना रिटन टेस्ट जो माफ कर दिया, सॉरी इंटरव्यू जो खत्म कर दिया ना, इसमें काफ़ी जो सिफारिश चलती थी हमारे जैसे लोगों की, जो पॉलिटिकल लोगों की, वो उसका क्या क्या होता है, मेरे पे लोग आ जाते हैं, उसको करो जी, उसको तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं जो इंटरवेंशन होती थी तो उसको उन्होंने कर दिया भी नहीं, हमारे सुख भी हो गया, और दूसरा ट्रांसपेरेंसी आने के बाद मेरिट को जो है मिले, तो काफ़ी लोग हैं। तो आने वाले वक्त में और ज़्यादा जल्दी स्पीड अप होगा मुझे लगता है। और SSRB में अच्छे लोग हैं, जो उनके चेयरमैन हैं, मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरह, पर्सनली जानता हूँ, अच्छे लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, और डायरेक्शंस भी हैं। तो अभी मुझे लगता है कि आने वाले वक्त जितनी भी नौकरियां हैं वो मैक्सिमम जो है फिलअप हो जाएंगी। जी बिल्कुल। सर जैसे अभी आपने बोला सिफारिश वगैरह, बीइंग अ पॉलिटिशियन कुछ मेरिट्स भी होंगे इसके, मेरिट्स तो हम सबको पता है, कुछ डीमेरिट्स भी होंगे। अगर आप डीमेरिट्स बता सकते हैं, आपके दौरान कुछ ऐसा हुआ जो शायद आपको लगा कि यार पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहिए, कुछ ऐसा? देखिए, डेमोक्रेसी में कहते हैं कि डिस्पाइट ऑल डिमेरिट्स डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और ये जो है नेसेसरी इवल है, अगर इवल भी कहें तो इट्स अ नेसेसरी इवल। कोई भी सिस्टम है उसको चलाने की एक व्यवस्था रहती है, और व्यवस्था जो है
जहाँ तो है जहाँ डिक्टेटरशिप है, कम्युनिस्टों ने एक कॉन्सेप्ट दिया, डिक्टेटरशिप एक जगह है, हम इर्द गिर्द देखते हैं कई प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसमें मॉडर्न टाइम्स में मेडिवल में तो सारा वही चलता था, जो डिक्टेटरशिप टाइप ही चलती थी। अभी है उसमें से भी अभी तक जो साबित हुआ है यही है। तो इसमें डिमेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मेरिट भी इसी के पक्ष में है, क्योंकि आप 5 साल के बाद आप बदल सकते हो। सरकार ये काम नहीं करी, बदलो, ठीक है, और जगह ऐसा नहीं है। तो इसलिए, और देखिए जहाँ भारत की बात मैं जब करूँगा, जो जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, 72 साल में एक सोच के मुताबिक चलते रहे हैं। ऐसे लगता था नहीं एक ही राज है, अंग्रेज तो चले गए तो लोग ऐसे कहते थे भी काले अंग्रेज आ गए, ठीक है, वही है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वही चीज़ें हैं, ट्रांसपेरेंसी दी थी, ठीक है। एक तो ट्रांसपेरेंसी जो है टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन के बाद आना शुरू हुई, ठीक है। जैसे 10 करोड़ अगर जो है 10 नहीं काफ़ी ज़्यादा, जैसे आगे अपने लोगों के बैंक खाते खुल के, टेक्नोलॉजी की बात करो, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के कारण भी चीज़ें जो है इम्प्रूव कर रही हैं। दूसरा, केंद्र में एक लीडरशिप देश में ऐसी उभर रही है जो उस सिस्टम को फॉलो करते हुए ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रही है। मैं कोशिश बात करूँ, कर दिया है, क्योंकि जो 72 सालों से और सैकड़ों सालों से जो सिस्टम था, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में बड़ा राम राज्य था, ऐसा नहीं था, वहाँ भी करप्शन थी, सब कुछ होता था, लेकिन उसके बाद क्या है, इम्प्रूव किया जा सकता। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ है तब देश का मन था ठीक रास्ते पर चलने का, लेकिन वो दूसरे तरीके की वही वो कहते नई बोतल पुरानी शराब, हाँ, तो वो वही हिसाब रही, तो वो चलता रहा। अभी जो है वातावरण बदलने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसी कारण से देखिए इतनी डेवलपमेंट, जिस डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे, वो डेवलपमेंट पैसा कहाँ से आया? यही देश है, वही किसान है, यही मजदूर है, यही इंडस्ट्रियलिस्ट है, यही जो है सर्विस वाला है, यही ब्यूरोक्रेट्स है। आज इतना पैसा कहाँ से आया? इसी देश का था। राजीव गांधी जी भी जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं, यहाँ नीचे 15 रुपये पहुँचते हैं, ठीक है। आज मतलब 100 रुपये भेजते, मैं नहीं कहता 100 के 100 आ रहे हैं, 80 आ रहे होंगे, लेकिन 80 पहुँचना जब 70 पहुँचना शुरू किए, उसका ये रिजल्ट है। पॉलिसीज बदली है। जीएसटी के बारे में लोग बहुत कहते हैं कि बड़ा लोगों को पहले थोड़ा कष्ट भी हुआ था जीएसटी के कारण। देखो आज देखो मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन थ्रू जीएसटी में, लोग टैक्स पेयर नहीं थे, अभी उन्होंने ऐसा बांध दिया, सिस्टम को सिंपल कर दिया, ऐसा बांध दिया, तो इस कारण से आ रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी आ रही है, टेक्नोलॉजी का भी रोल है, और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कहा है ना, नहीं खाऊंगा नहीं खाने दूंगा। अभी ईडी के लेकर लोग कह रहे हैं देखो मिसयूज हो रहा है, डॉक्टर फरूखुल्लाह बताए ना भाई, आप जाके बताओ ना यार मैंने नहीं किया है, झूठ मारे हो आप, क्यों नहीं जा रहे हो? केजरीवाल क्यों नहीं जा रहे? जाना चाहिए ना। तो इसलिए कानून से ऊपर तो कोई नहीं है ना। अब सिर्फ उस पे हम अपोजिशन के हैं, ये ईडी को यूज कर रहे हैं। पहले तो आप कहते थे कि ये वो था वो क्या नाम, पैरेट का नाम देते थे, केस पैरेट। हाँ जी। अभी पैरेट जो काम करना शुरू हुआ है तो करने दो भाई, ठीक है ना। तो इसलिए सिस्टम जो है, सिस्टम जब एस्टैब्लिश होगा उससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, कानून जब लागू होगा ट्रांसपेरेंसी आए तो आम आदमी को, गरीब को ही फायदा होने वाला है। और जो पॉलिटिशियंस हैं, जो कुछ हैं, जो पीपल हु मैटर, डेफिनेटली उनका जो है उनके ऊपर एक अंकुश लगेगा। जो मिसयूज करना चाहते, सारे एक जैसे नहीं है, होंगे, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम है जो ट्रांसपेरेंसी से चलना चाहते हैं। तो इस प्रकार से सिस्टम प्रूव करना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद क्या होता है, चीज़ें फिर फॉलो करनी पड़ती हैं। जब लोगों में अवेयरनेस आ जाती है, जब सिस्टम होता है, तो फिर जो करने वाला है, जो होता है, जो पावर में है, वो उसको भी कहता है नहीं यार लोग जानते हैं सब कुछ, इसलिए हमें ठीक रास्ते पर चलना है। ईडी को आप बंगाल में मारोगे, इसका पता ईडी काम नहीं करेगी, ठीक है। आपको पता है ये जो बड़ी बातें करते हैं ये कश्मीर के लोग, यहाँ पर इनकम टैक्स वाले जा नहीं सकते थे। आप तब छोटे होंगे, जब नहीं पता होगा, शायद 90s में जब गए थे, उन्होंने मार मार के भगा दिया वहाँ से, कोई नहीं जाता। आज देखो टैक्स नहीं देते थे, सब्सिडी लेते थे सिर्फ। इसलिए वो देश में ही इस प्रकार का वातावरण था। तो अभी चीज़ें बहुत बदली हैं।
सर आपको कभी पॉलिटिक्स ने डिसअपॉइंट किया है या फिर कुछ ऐसा हुआ हो, आपका थोड़ा मॉरल डाउन हुआ होगा कि कुछ ऐसा केस? देखिए, मैं जब पॉलिटिक्स में आया था तो पॉलिटिक्स मेरी चॉइस था, ऐसा नहीं था। और भी मैं बचपन से ही क्योंकि संघर्ष में रहे हैं, पॉलिटिक्स की नेचर क्या होती है वो मेरे ध्यान में थी। इसलिए एक्सट्रीम ही सिचुएशंस आई। एक्सट्रीम सिचुएशन वैसे मैंने 3 बार लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, थोड़े मार्जिन से रहते रहे। एक और असेंबली का लड़ा, थोड़े से मार्जिन से रहते रहे। जब मौका था अभी जो लोकसभा में था 2014 की बात है, तब पार्टी ने मेरे लिए कुछ और सोचा था, लेकिन मन में जरूर आया होता, क्योंकि जब आदमी अपने दिमाग से सोचता है लगता नहीं यार मेरे से मैं रह गया, मैं अभी शायद मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके बाद मुझे डिप्टी सीएम बनाया। वो एक पीरियड था लोकसभा 2014 और असेंबली के बीच में, जरूर मेरे मन में थोड़ी आई, लेकिन मन में क्योंकि मैं विचार से कमिटेड था, बहुत सी कोशिशें हुई, कई लोगों ने कोशिशें की, कई पार्टियों ने कोशिशें की, मैंने उनसे बात तक नहीं की। मैंने कहा नहीं। और मैं उस समय सोच रहा था भाई अगर जरूरत पड़ी मैं सरपंच का इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल पार्टी है तो उस पर लड़ूंगा, और उसके बाद मेरे अपना खड़े होंगे ऊपर से। तो इसलिए मन में इसलिए डिसअपॉइंटमेंट, देखिए इन सब जिंदगी में कई प्रकार के ऐसे ओकेजन्स आते हैं, सब आदमी आगे 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 बढ़ता रहता है, ऐसा नहीं है, और ये लॉ ऑफ नेचर है। कभी ऐसी भी बातें आती है भी नहीं, आपकी इच्छा के मुताबिक सारी बातें नहीं होती, लेकिन आप अगर कमिटमेंट है, आपकी सोच है, आपकी क्लैरिटी है, आपकी जिस काम के लिए कर रहे हो उसकी कमिटमेंट है, तो आपको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं करती। तो इस पर आके आता है जिंदगी में, बहुत से ऐसे उतराव चढ़ाव आए, बहुत से आए, लेकिन कभी भी हमें निराश नहीं हुए। अभी देखिए ना, मैं लोगों को कहता हूँ कि मैं 67 68 हूँ, लेकिन अभी तक एक बार भी बाल मैंने काले नहीं किए। तो इसलिए वही कारण है। मन में जिस बैकग्राउंड से हम आए, जिससे कि एक जिंदगी में जिसको किसी को मिलना चाहिए, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, और मेरे संगठन ने, पार्टी ने बहुत कुछ, क्योंकि हमारी कोई बैकग्राउंड नहीं थी, फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं थी, हमारी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी, कोई इस प्रकार का वोट बैंक वाली बैकग्राउंड नहीं थी, लेकिन यहाँ तक पहुँच कर, वो भी जम्मू कश्मीर में, इससे बड़ा और क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऑन अ लाइटर नोट, अगर आपको दिया जाए चांस कि आपको बीजेपी चेंज करके कोई और पार्टी लेनी है, ऐसा कोई है? कभी सोच भी नहीं, सपने में भी नहीं कभी सोचा। मैंने कहा ना, एक ओकेजन आया था जब मुझे याद है कि आप नई थी, तो उनके कुछ लोग आगे घर में बैठ के, फिर दिल्ली से संजय सिंह से बात करो, संजय सिंह से बात करो, तो फ़ोन मैं तो उठाता नहीं, तो मैडम ने उठा के उनको बहुत डांट रखी कि डांट लगाए तुम्हारी, ऐसे मैं रहने नहीं देते आप। आज शुक्र है आज संजय सिंह कहाँ है। ठीक है, तो तब मुफ्ती साहब का मैसेज आया कि आप जो है अब राज्यसभा के MP बनाएंगे, हमारे साथ ज्वाइन करो। नहीं, कभी सोच भी नहीं सकते। और इसी प्रकार से और एक ऑफर आई थी उसमें कि एक बार उनसे बात कर लो। बोला मैं क्या बात नहीं करूँगा, बात के फ़ोन पर भी बात नहीं करूँ, क्यों करूँगा? अगर मैं करूँगा तो ये एक बात से बात तो बाहर निकलते रहती थी, उससे बात की थी, वही बात करेगा। तो मैंने कहा नहीं, क्यों, मेरे जो लक्ष्य है वो ठीक है, और ऊपर वाले ने जितना रोल देना है। तो वही वक्त था कि वो इस प्रकार की बात हो, तो वो ऐसा समय था कि लोग जो हैं, कई लोग हमने देखा जिंदगी में देखे थे, वो केवल हो जाते हैं कि जब आप 5 साल एक इलेक्शन आप 13,000 से लूज किए हो, जबकि पार्टी की कोई माहौल नहीं था, जब पार्टी का माहौल बना, एक वेव चल रही थी, तब किसी दूसरे को मिल गया। उस समय मन में कमजोर मन होता मेरा, तो भाई भटक जाएगा। नहीं, मतलब ऑफर्स आए थे, ऑफर्स आए थे। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना आपको। उसके बाद मैंने तभी कारण बना कि जब असेंबली आया, पार्टी ने मुझे 3 सीट्स ऑफर की, नगरोटा, गांधीनगर और बिलावर। ठीक है, फिर मैं कहा बिलावर मैंने सीट लिया। ठीक है, तो तब, और उसके बाद प्रधानमंत्री खुद आए बिलावर में, खुद आए, उन्होंने वहाँ पर एड्रेस किया, और मैं बताया जब उन्होंने लैंड किए तो होता नहीं भी उनको लाइन लगे होते हैं उनको रिसीव करने के लिए। तो मुझे कहा गया था कि प्रधानमंत्री जी इतनी सोच, देखिए इतने माइन्यूटली सोचते हैं। तो जब वहाँ हेलीकॉप्टर से उतरे तो मैं ही अकेला, मेरे था पे आप ही वहाँ रहोगे।
तो प्रधानमंत्री जी ने 1 मिनट बैठ के खड़े होकर मेरे से बात की। उसके बाद फिर क्योंकि वो उन्होंने प्रोटोकॉल के मतलब जाना था, मैं इधर आ गया। बाकी बात की दूसरी लाइन बाद में बनी। तो प्रधानमंत्री जी ने, पार्टी ने इतना दिया और डिप्टी सीएम बनाया मेरे जैसे व्यक्ति को, इससे बड़ा क्या चाहिए। तो क्योंकि सोच ऐसी क्लैरिटी थी ना, ठीक है, कि मैं जो कर रहा हूँ, जो रास्ता जैसे हमने जेलों में गए, जिस सोच के लिए गए, जब मारे खाई, तो थाने में तो मुझे खूब मार भी पड़ी थी यहाँ पकड़ के थाने में। हाँ, तो इसलिए सब कुछ किया। इसमें हम 15 दिन यहाँ रहे थे अपने क्या, जब 78 की एजुटेशन बहुत बड़ी पुंछ एजुटेशन आयुर्वेद कॉलेज की हुई थी, यहाँ पर रहे थे अपने कानाचक थाने में, वहाँ भी बंद रहे। तो इसलिए थोड़ी था भी मैंने पॉलिटिक्स, पावर तो नहीं है। मैं घर में मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मैंने सब्जी लगाई है, फ्रूट तो लगाया है, सब कुछ है, मुझसे बहुत ज़्यादा मज़ा, वहाँ बहुत मज़ा आता है। लेकिन अभी जब पार्टी की तरफ से असाइनमेंट थे, 2 महीने अभी मैं राजस्थान में रहा। राजस्थान में 6 सीटें थी, 4 जीती। और जो चारों उससे छीनी हमने। कुछ ऐसी सीट थी कि पूरे पिछले समय में कभी बीजेपी नहीं जीती नहीं। और एक डिप्टी सीएम बना उसमें, और एक कैबिनेट मिनिस्टर राज्यवर्धन राठौर एक कैबिनेट मिनिस्टर बने। तो ये जो तसल्ली है, बने वो है, सब तसल्ली हमें भी है कि हमने काम किया वहाँ जाके। तो इसलिए जब चैलेंज होता है काम करना, तो फिर करते भी हैं, करते हमेशा। 53 साल हो गए। जी जी। तो अगर आप पॉलिटिशियन नहीं बनते तो क्या बनते? पहले तो मैं फौजी बनता। ठीक है जी। हाँ, इतना है मेरे मन में, ये जरूर है कि मैं जब प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी में, तो मैं लिखना चाहता था, राइटर। हाँ, मतलब हिस्ट्री का रिसर्चर लिखना चाहता था। 2 किताबें जरूर हैं मेरे रिसर्च, लेकिन वो मन में जो रहता ना कि हम कर सकते थे, वो मौका नहीं मिला। मिलेगा तो करेंगे। हाँ जी, हाँ करेंगे। अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस भी लिखेंगे, ऑटोबायोग्राफी लिखने का मन है। और जो मन में कई बातें हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। अटल जी के साथ भी जब वो प्रधानमंत्री थे, तो मैं जो है स्टेट प्रेसिडेंट था, उनके साथ भी इंटरेक्ट करने का मौका मिला। मोदी जी हमारे यहाँ वो थे, क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे जी, तब भी, और उससे एज ए डिप्टी सीएम भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर की राजनीति में नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल के पीडीपी और कहते थे, इनकी एक जानत है, ये दोनों का वो भी मौका मिला। और उसके बाद उनकी बेटी के साथ, महबूबा जी के साथ भी 3 साल का काम करने का मौका मिला। और यहाँ पर जिस प्रकार से बातें थी, और जिस प्रकार से मैंने यहाँ मतलब 72 से लेके, और बीजेपी तब जनसंघ थी, बीजेपी को संघ को इवॉल्व होते हुए देखा है, तो मन में है काफ़ी कुछ जो है मन में है कुछ लिखने का, तब लिखेंगे जब। जी बिल्कुल। अभी आपने बताया ना कि आपने बहुत ज़्यादा लीडर्स के साथ काम किया है या देखा है, जैसे आपने नरेंद्र मोदी के बारे में बात की। कोई एक ऐसा अभी पॉलिटिशियन जो आपको बहुत अच्छा लीडर लगता है अपार्ट फ्रॉम मोदी जी? देखिए ऐसा है कि यहाँ तक केंद्र में देखो, जो बड़े लोग होते हैं उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। अटल जी, वो अटल जी थे। अडवाणी जी को हमने देखा, अडवाणी जी का अपने थे। बाकी भी नेता जो थे, मैं वेंकैया जी के साथ स्टेट प्रेसिडेंट था, राजनाथ जी के साथ अभी काम किया, सभी से नज़दीकी से काम किया है। तो उनके अपनी अपनी क्वालिटी है। मोदी जी का तो कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। लेकिन मोदी जी, अभी मैं गया था वहाँ राजस्थान में, मुझे यही प्रश्न किया जैसे आपने किया कि आपने अटल जी को भी देखा, मोदी के इसमें क्या, किसको कौन है? मैं कहता अटल जी, मोदी जी मोदी। तो इसलिए उनका कोई कंपैरिजन होता नहीं है। तो इसलिए, लेकिन है कि खुशी की बात यह है कि ये लोग हैं कि जो आज तो चलो अब नाम है, कैसे कार्यकर्ता के लेवल पर आके इंटरेक्ट करते हैं, जो पुराने लोग थे, ठीक है। उनसे बैठ के बात, ये महसूस नहीं होता कि वो, ये महसूस नहीं होने देते वो कि आपका और उनका इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि आप उनसे खुल के बात नहीं कर सकते। एक बार हम अडवाणी जी के साथ आए, यहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ था, मैं स्टेट प्रेसिडेंट में दिल्ली में था, तो एक ही छोटे जहाँ 2 घंटे इकट्ठे बातें करते आए। तो अडवाणी जी का अपना रोल है,
एक बार मैं डिप्टी CM था तो मोदी जी के साथ ऐसे 10 मिनट के बाद 40 मिनट उनके साथ बैठने का मौका मिला 1 to 1। तो इसलिए कोई नो कंपैरिजन। ये अपना ज़िंदगी का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि इन बड़े लोगों से मिलने का मौका। सर, अभी हम पॉडकास्ट की लास्ट लेग में है। आपकी जीवनी का कोई कथन जो आप लेके चलते हैं, जिसे आप आदर्श मानते हैं कि ऐसी ही लाइफ उस बेसिस पे ही बितानी चाहिए, तो ऐसा कुछ है जो हम जैसे लोगों को सुननी चाहिए? देखिए, ज़िंदगी में क्योंकि हम ज़ीरो से हमने शुरू किया, ग्राउंड से शुरू किया, और एक ज़िंदगी में यहाँ तक मैं अपने लिए कह रहा हूँ, एक तो मैंने किसी के साथ अपने आप को कम्पीट नहीं किया मैंने, ठीक है, मेरा उसके साथ कंपटीशन, उसके साथ ऐसा नहीं किया। इतना है जो कंपटीशन में है, लगता भी है। एक होता है उसकी लकीर को छोटी करने के लिए उसको मिटाओ और अपनी लकीर बड़ी करो। मैंने पैरेलल लंबी लकीर डाली, ठीक है। कभी भी मैंने होते पॉलिटिक्स में लॉबिंग चलती है, कुछ करती है, ये है चापलूसी लिखती है, जो होती है, मैं कभी नहीं किया। क्योंकि मैंने कहा कि मेरी पॉलिटिक्स जब मेरा लक्ष्य नहीं है, ये माध्यम है, मीडियम है, तो मैं इसी प्रकार की बात क्यों करूं। अगर किसी में कमी है तो उसके मुंह पर कही कि आप में कमी है, अगर उसकी सिफ्त कर रही है उसके मुंह पर कम की। कई बार आज पॉलिटिक्स में करने पड़ते पीठ के पीछे की। यही हमें संघ की शाखा में सीखा हमने। दूसरा है कि ज़िंदगी में काफ़ी है, देखो जब पावर में आते हो तो कई प्रकार के लोग जो है क्रिटिसिज्म करते हैं, कई प्रकार के अफवाहें फैलाते हैं। जैसे मेरे पिता जी 8 कोठियाँ थी मेरी बनाई हुई जम्मू शहर में 8 कोठियाँ थी मेरे नाम की। अच्छा, किस किस को एक्सप्लेन करोगे आप, ठीक है। अच्छा, जो मेरी बनी, जो मैंने 80 लाख रुपए का लोन लेके बनाई, उसके ऊपर भी उन्होंने जो है कई प्रकार की, और जो मैंने ज़मीन भी खरीदी थी पहले 13-14 में खरीदी थी, MLA बनने से पहले से खरीदी थी, बाकी 80 लाख के लोन है, चलो जो भी है ठीक है। लेकिन मैं उसमें विचलित नहीं हुआ। अभी एक श्रीमान है जो हमेशा हमारे, उसका ज़्यादा प्यार है। कल ही एक उठाले में थे तो मिले वकील साहब, तो मिले, उन्हें देखा है, मैंने हाथ मिलाया उनसे, मैं क्या है वकील साहब, इतनी बात की। अच्छा जिन्होंने तो इसलिए तो मैंने बचपन में एक प्रोवर्ब था, हेट द सिन नॉट द सिनर, गांधी जी का था, वो बचपन में मन में बैठ गया। तो इसलिए मैंने वो काफ़ी हद तक ज़िंदगी में भी नहीं, किसी व्यक्ति में कमी है उस कमी को उससे घृणा करो, व्यक्ति से ना करो। और दूसरी बात है कि लोग कहते नहीं वो ऐसा हो गया, वो क्या रख रहे, मैं हमेशा अपने अंतरात्मा से पूछता हूँ फिर मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, ठीक है। यहाँ से आवाज आती तू ठीक है, तो फिर मैं स्टैंड भी ले लेता हूँ। कभी लिखने का मौका लेगा तो मैं लिखूंगा वो कहाँ मैंने स्टैंड ले लिया। हाँ और उसका नुकसान भी हुआ, लेकिन मैंने कहा नहीं। और ये जो चापलूसी वगैरह का इज्जत करते हैं, सभी की इज्जत करते हैं, जिसकी इज्जत जितनी है उसके रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन चापलूसी जो आजकल है ना पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा चलती है, कभी नहीं की और ना करूँगा। अभी आपने जैसे बताया कि एक बड़ा पॉलिटिशियन छोटे लेवल पे आके बात करता है, तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं बहुत ही एक डिप्टी CM के साथ बैठ रही हूँ। नहीं कोई डिप्टी CM बड़ा नहीं होता, व्यक्ति होता है हमारे, ठीक है, उसको एक मौका मिलता है बस, वो डिप्टी CM हमसे बड़े बड़े लाइक लोग होंगे। हाँ जी, लेकिन सर ये आपका बड़प्पन है, तो थैंक यू सो मच, हमारे लिए टाइम आपने निकाला। जाते जाते अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं चैनल के लिए या फिर हम लोगों के लिए कुछ। मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि भारत जो है एक बड़े ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है। इसको सिर्फ राजनीति की दृष्टि से मत देखो। मैं क्योंकि भारत की सोच है वो सोच ऐसी है कि पूरी दुनिया को दिशा दे सकती है। जब दुनिया में ये है कि जा तो हमारी तरह जियो, हमारे मुताबिक जियो, नहीं तो आपको जीने का कोई हक नहीं है, उस समय की जो दिशा दे सकता है वो भारत ही दे सकता है। आपने देखा होगा G20 में वो जो था वासुदेव कुटुंबकम, और प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी ने वासुदेव कुटुंबकम, कोविड में जिस प्रकार से वैक्सीन यहाँ तैयार भी हुई और गरीब देशों को दी भी,
अपनी भी आपूर्ति की, बाकी को आपूर्ति, वो एक था। जैसे जिस प्रकार से योगा का रोल है भारतीय संस्कृति में, यहाँ जो है, मैं पूजा पद्धति की बात नहीं करता, भारतीय संस्कृति की जब मैं बात करता हूँ, पूजा एक एस्पेक्ट है उसका, बहुत बड़ा अथाह समुद्र है, बहुत कुछ है, और उसको नई परिप्रेक्ष्य में, नई जो है समय के मुताबिक ढालने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, आज व्यवस्था केंद्र में है और वो डाल रही है। ठीक है, जैसे संस्कृत, अब अयोध्या की बात हम कर ले। हाँ जी। अयोध्या में जिस प्रकार से है, वो अयोध्या को एक राम मंदिर, तो हजारों राम मंदिर हैं, लाखों हैं, और जब करोड़ों के मन में राम है तो मंदिर वो भी है, मन मंदिर है। लेकिन अयोध्या एक कल्चरल जो रिवाइवलिज्म है, और उसके आधार पर भी कौन मर्यादा पुरुषोत्तम कौन, एक आदर्श राजा, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श भाई, एक आदर्श है। वही आदर्श की ज़रूरत है जिंदगी, दुनिया को आगे बढ़ने के लिए जी। तो इस समय को पहचाने, ठीक है, और ऐसी जो व्यवस्था है, ऐसी सोच है, उसका हम साथ दें। जो नेतृत्व है मोदी जी का, उसका साथ दें, ये मैं सभी से अपील करना चाहूँगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, ये थे हमारे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह। हमने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात की है, हमने इंडिया के बारे में बात की है, हमने बीजेपी के बारे में बात की है। अगर आपको इस पॉडकास्ट के रिलेटेड या फिर कोई भी पॉडकास्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट and please share this podcast to your friends, family, subscribe to the channel, comment, like, and we'll see you in the next one.